अस्सलाम वालेकुम FTV के व्यूवर्स, कैसे मिजाज हैं आपके। उम्मीद करता हूँ आप खैर वाफियत से होंगे, जहाँ रहें खुश सदा सलामत रहें। चलते हैं जी कहानी के हिस्सा 21 की तरफ। जिस तरह से आहिस्ता 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 यार दोस्त आ रहे हैं, आप लोगों की मोहब्बतों का मशकूर हूँ। और एक दोस्त मेरे बहुत अच्छे हैं, उनके कमेंट्स में हर कमेंट्स में उनका मज़ेदार किस्म का कमेंट होता है और वो बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं उनका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। तो किस नंबर 21 कहानी शुरू होगी जैसे ही, लेकिन इससे पहले मैं बताता चलूँ जैसे ही से पहले कि कहानी शुरू हुई थी हमारे एक दोस्त की नाकाम मोहब्बत से, और वो बस महबूब आपके कदमों वाले फार्मूले पे चले और बस फिर उसके बाद क्या हुआ, ये चलते हैं कहानी की तरफ। जैसे ही फैसल की माँ बाहर निकली, उसने बस उसके हाथ, पहले तो हैरत से देखती रही कि ये क्या चीज़ है, लेकिन कारपोर से थोड़ा सा आगे आई, आगे छोटा सा एक लॉन था साइड पे और सामने जहाँ पे गाड़ी खड़ी होती थी वो जगह थी। तो उसने देखा कि एक अजीब किस्म की चीज़ पड़ी हुई है। अब वो हैरत और क्या शशु पांज में होता है बंदा कि है कि की चीज़ है, बड़ियाँ बड़ियाँ गठड़ियाँ पई हुई ने। वो चलते हुए जैसे नज़दीक आई तो उसने देखा कि वो तेरी खैर वो तो बड़ी बड़ी ओजरियाँ थी, और वो किसी छोटे जानवर की ओजरी थी, अजीब उल खलकत, जैसे गुब्बारे टाइप पड़े होते हैं और उनमें से छोटे छोटे सुराख थे और उनमें से गोबर बाहर आ रहा था और अजीब तरह की स्मेल थी। जैसे उसने चीख मारी है, जब सारे भागते हुए हैं तो उन ओजनियों के अंदर एक हलचल सी मचना शुरू हो गई, जैसे कि वो फूल रही हैं, पिचक रही हैं, जैसे उनके अंदर कोई ज़िंदा चीज़ है जो बाहर निकलना चाह रही है। तो इसको देख के सबकी चीख व पुकार शुरू होगी और एकदम से ना पहले एक ओजरी ज़ोरदार धमाके से फटी, इतने ज़ोर से कि वो जो उसके अंदर मलगूबा था वो दीवारों पे और आगे पीछे और खड़े हुए लोगों के ऊपर जाके गिरा। तो उन चीज़ ने और ज़्यादा शोर शराबे में इजाफा कर दिया। अब उसमें से क्या निकला, उसमें से छोटे छोटे तकरीबन कोई बाल भर के बोने टाइप जो है ना, बिल्कुल लुथड़े हुए और चीखें मार रहे हैं, आहा किधर गया हमारा लाने वाला, किधर गया हमारा लाने वाला, और वो भंगड़ा डाल रहे हैं और अजीब उनमें से स्मेल आ रही है। और इसी दौरान जो है ना, जो दूसरी पड़ी थी वो भी फट गई ओजरी। अब जनाब साहब उसमें से भी ये चीज़ें निकली और वो पूरे घर में उद्दम मचा रहे हैं, दीवारों पे, दरख्तों पे, जिधर उनका मुंह आ रहा है उधर वो भाग रहे हैं। जब ये सारी हरकत शुरू होगी तो इनमें से फैसल का जो छोटा भाई था, जिसको सारी सूरत हाल का किसी हद तक अंदाज़ा हो चुका था कि काम ख़तरनाक है, उसने फ़ौरन से पहले अपना फ़ोन निकाला और पहली कॉल उसने काशी को मिलाई कि काशी भाई जहाँ कहीं भी है ना फौरी तौर पे पहुँच जाइए, वरना यहाँ पे जो सूरत हाल है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। आप सोच नहीं सकते कि यहाँ पे क्या हो गया। अभी वो ये बात कर ही रहा था कि छोटे छोटे नन्हे नन्हे से वो जो बोने टाइप थे वो सारे के सारे सबकी टांगों से चिपकना शुरू हो गए। इतनी देर में जो भाग सकते थे वो भाग गए। फैसल का भाई जो है ना वो बेचारा वहाँ पे खड़ा हुआ था, तो उन्होंने इसकी टांगों से चिपक गए और एक के ऊपर एक चढ़ते 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 वो उसके गले तक आ गए। अब वो हाथों से पकड़ पकड़ के फेंक रहा है, किसी को इधर, किसी को उधर, किसी को उधर, वो उसे कुछ कह नहीं रहा और वो उसको बस नोच रहे हैं कि बस इधर नीचे की तरफ खींच रहे हैं। अब देखने में उसको जब बहुत ज़्यादा उसकी बर्दाश्त से चीज़ें बाहर हो गई तो वो एकदम नीचे बैठ गया और उसने जितने दो हाथ थे और दो हाथों के साथ बेशुमार छोटे छोटे बोने थे, जिनको वो कभी हवा में इधर उछाल रहा था, कभी उधर उछाल रहा था। किसी ने उसको काटना शुरू कर दिया, छोटे छोटे दांत उनके उसकी टांगों में चुभ रहे हैं। वो चीख रहा है कि मुझे तो बचाओ, मुझे तो बचाओ। जो अंदर है वो बाहर नहीं आ रहे, जो बाहर फंसा हुआ है वो बेचारा अंदर नहीं जा पा रहा। इतनी देर में एकदम से जो है ना वो अंदर से ऊंची आवाज़ में जो है ना वो तलावत की आवाज़ आना शुरू होगी। और जैसे ही तलावत की आवाज़ आना शुरू हुई, यूँ लगा जैसे रेत गिर रही है, वो सब ने नीचे गिरना शुरू कर दिया। और गिरते गिरते जो है ना, अब ये उसकी वालदा की जो दिमाग की तेज़ी थी या समझदारी थी वो काम आ गई। उन्होंने जाकर अंदर जैसे तलावत लगाई तो वो यूँ लगा कि जैसे वो पके हुए पेड़ पर से फल गिर रहे हैं, उन्होंने नीचे गिरना शुरू कर दिया और वापस ओजड़ी की तरफ जो पड़ी हुई थी, बिखरी पड़ी थी, उसके अंदर जाके अजीब तरीके से एक दूसरे के ऊपर बैठना शुरू कर दिया। और वो जो ओजड़ी थी आपस में एकदम धमाके से जुड़ी और हवा में तहलील हो गई। अब क्या हुआ, फैसल का छोटा भी फटी फटी आंखों से देख रहा है कि यार ये क्या, ये क्या। वो हैरत ज़दा, उसके कपड़ों के ऊपर बाकायदा निशान लगे हुए। उसने अपने कपड़ों को देखा कि यार ये क्या, ये तो वाकया थे, ऐसा नहीं था कि नहीं था, थे तो सही ये चीज़ें, आंखों का धोखा भी नहीं था, इतने लोगों ने देखा था। इस सूरत हाल ने उसको बड़ा खौफजदा कर दिया और उसने पीछे की तरफ हटना शुरू किया। वो एक एक कदम बिल्कुल ठहर ठहर के, सहम सहम के, हल्के हल्के उठाता पीछे की तरफ जा रहा था कि ये हो क्या गया है, हम किस दुनिया में आ गए, क्या हम दुनिया में रह भी रहे हैं या नहीं रह रहे।
या हम कहाँ पे, हमें किसी जगह पे उठा के फेंक दिया गया है या किसी दूसरी दुनिया को उठा के हमारे ऊपर फेंक दिया गया है। अब इसी शशुपंज में वो बेचारा आहिस्ता आहिस्ता एक एक कदम पीछे हट रहा था। उसकी सांस बिल्कुल यूँ थी जैसे किसी ने रोक ली है। अचानक पीछे से दरवाज़ा खुला और किसी ने उसका हाथ वक्त जल्दी से अंदर खींच लिया और वो सारे बैठ अंदर चले गए। काशी ने याकूत से कहा कि तुम ज़रा जल्दी से पहुँचो और पता करो कि क्या रोल है, मैं तो तुम्हारे पीछे आ ही रहा हूँ, ठीक है। दोनों निकले तो याकूत ने कहा कि इकट्ठे चलते हैं, मैं यहीं से कुछ देख लेता हूँ। तो खैर वो वहाँ पे जब पहुँचे, काशी कार पोर्च के बाहर गाड़ी खड़ी की, नीचे उतरते याकूत ने उसे कहा कि मैंने तुम्हें कहा था कि ये वार करना नहीं छोड़ेंगे, इसने वार किया है, इसको वार फिर इसका जो ना ज़ाइल हो गया, लेकिन यही तो चीज़ मैं तुम्हें समझाना चाह रहा था कि इसका मुस्तकिल इलाज करना चाहिए, इसको नहीं, ऐसे नहीं छोड़ा जाएगा। तो आज जो है ना इसके मुस्तकिल इलाज का जो है ना काम शुरू करवा दो। उसके लिए इसको जो है ना उसके बराबर का चिला करना पड़ेगा। चिला करके जो चीज़ भी हाज़िर होगी वो उसके पास मौजूद सारी चीज़ों को ज़ब्त करे, ख़त्म करेगी और उसके बाद वो बिल्कुल खाली हाथ हो जाएगा, ये वापस आ जाए, क्योंकि इसका दुश्मन वही है और उसी को खाली करना ज़रूरी है, ठीक है। तो मैंने कहा उससे कि अब फिर मुझे क्या करना चाहिए। तो याकूत बोला कि तुम एक काम करो कि बस तुम उसके पास जाके बैठो, ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि आगे करना क्या। मैं वहाँ से उड़ान भरी और सीधा साधु के पीछे आ गया। साधु की पीढ़ियाँ 7 थीं, लेकिन अभी उसने किसी सवाए भेरुओं के अलावा, चुड़ैलों के अलावा और भूतों के अलावा उसने किसी चीज़ को अभी तक काबू नहीं किया था। जिन्नात वाले इल्म में वो अभी बिल्कुल नाकस था, इसलिए वो पागल हुआ था कि 8वीं पीढ़ी करके वो जिन्नात को जो है ना अपने कब्ज़े में करे और उनसे वो काम लेना शुरू करे। एक चीज़ कारीन को सुनने वालों को बताते चलें कि जिन्नात एक बराबर मखलूक है जैसे इंसान मखलूक है, ठीक है। बाकी भूत प्रेत और ये चीज़ें जो हैं वो, भूत प्रेत जो है वो आपकी रूह, आत्मा वगैरह का जो चक्कर है ये हैं, ये पूरी मखलूक नहीं है जिनको खुदा ताला ने बाकायदा पैदा किया और किताबों में भी फरमाया हुआ है। तो इन तक पहुंचने के लिए वो जैसे एक इंसान को ज़ेर करने के लिए, ताकतवर इंसान को ज़ेर करने के लिए आपको अपने बराबर चीज़ें ढूंढनी पड़ती हैं, उसके बराबर की ताकत ढूंढनी पड़ती है। इसी तरह इस मखलूक तक जाने के लिए भी आपको उसके बराबर की चीज़ें ढूंढनी पड़ती हैं। कमज़ोर को तो सारे दबा लेते हैं, तो भूत हो गए, आत्मा होगी, प्रेत हो गए या भेरू हो गए, ये जो काले इल्म में ये शैतान की पैदावार है, इनको तो आप शैतानी अमल करके काबू कर सकते हैं, लेकिन एक बराबर मखलूक को रखने के लिए आपको उसके बराबर का इल्म होना बहुत ज़रूरी है। और साधु का जो चक्कर था वो इसी चक्कर में था कि उस लेवल का वो लेके आएगा इल्म, और तो उसके लिए उसको इस पीढ़ी की ज़रूरत थी, क्योंकि उसने अभी तक जिन्नात वाला चिला नहीं किया हुआ था। उस चिले को करने के लिए उसने अपना जो जायचा निकाला था, उस जायचे के मुताबिक उसे एक मखसूस डेट पे, मखसूस जगह पे, मखसूस मकाम पे पैदा हुए बच्चे की, जानवर की, इंसान की, किसी की भी ज़रूरत पड़नी थी। और अहले इल्म लोग जानते हैं कि ये अक्सर अलूम में होता है, जिसमें आपको पूरे चांद की रात को पैदा हुए किसी बच्चे को, किसी जानवर को कुर्बानी के लिए या अपना चेला बनाने के लिए या अपना सरदार या कुछ गंठ डालने के लिए ऐसा चाहिए होता है। तो इत्तेफाक से वो चक्कर फैसल के साथ चल पड़ा था। मैं प्रवास करते हुए जब साधु के इलाके में दाखिल हुआ तो उसे अंदाज़ा तो था, उसने पहली दफ़ा में भी अंदाज़ा लगा लिया था कि कोई है जो उसके इर्द गिर्द घूम रहा है, लेकिन उसे ये अंदाज़ा नहीं था कि वो कौन है। रिकॉग्नाइज़ भी नहीं कर पा रहा था कि यार ये है कौन। और मैं भी चूँकि ज़मीन पे पाँव नहीं लगा रहा था, ज़मीन पे पाँव लगाने से ये हो जाता कि मेरी सिमत वाज़ेह हो जाती और जिस सिमत से मैं आ रहा था वो सिमत का पीछा करना शुरू कर देता। तो मैं हवा में गोल गोल अंदाज में घूम रहा था किसी भगोले की तरह, और देख रहा था ये करना क्या चाह रहा था। वो अपनी हांडी उड़ाना चाह रहा था, वो इस घर को तबाह करना चाह रहा था, और उसके लिए उसने मेरे सामने ही दूसरी दफ़ा मैं देख रहा था कि मचान लगाई हुई थी और उस मचान के ऊपर वो अपने अमल को जारी किए हुए था। मैंने देखा कि इस बार बिल्कुल वो उसी अंदाज में एक पाँव पे खड़ा हुआ है, एक पाँव उसने ज़मीन पे रखा हुआ है, दूसरा पाँव अपने दूसरे पाँव के साथ जोड़ा हुआ है और दोनों हाथ हवा में लहरा रहा है, जैसे किसी चीज़ को पकड़ने की कोशिश कर रहा हो, घुमा रहा था। आंखें उसने बंद की हुई थी, लेकिन मैं जानता था कि ये बंद आंखों से भी अपने पूरे मंज़र को देख रहा है।
आग के अलावा में इस वक्त भी उसके चेले कुछ ना कुछ डाल रहे थे। शायद वो कोई सफ़ूफ था, जिस सफ़ूफ के डालने की वजह से आग कभी ज़्यादा और कभी कम हो रही थी। इसी में दौरान एक चेले ने वहाँ से उठ के एक बॉक्स लाया, डब्बा था, बहुत पुराना डब्बा था। अब मैंने अपने घूमने की रफ्तार जो थी वो थोड़ी सी कम की हुई थी, लेकिन मैं मुसलसल गोल दायरे में उनके ऊपर प्रवास कर रहा था, जैसे घड़ी की सुई जो है ना वो घूम रही होती है, और मेरी नज़रें उसके ऊपर थी। मैं देखना चाह रहा था कि ये इस दफ़ा इस वार के साथ क्या करना चाह रहा है। अब उसने बॉक्स खोला, उस बॉक्स के अंदर एक सिरी थी, और वो नापाक जानवर की सिरी थी, क्योंकि ये काला इल्म था, हराम का इसमें सारा काम था, और उसके अंदर हराम जानवर ही चल सकता था। उस बॉक्स के अंदर से जब उसने बाहर हाथ निकाला तो एक बाहर वाले जानवर जिसे बारला भी कहते हैं, और कुछ दोस्त उसको अगर हम नाम लें तो कोई हर्ज नहीं है, सूअर भी कहते हैं। सूअर का बड़ा सर जो है ना उसने हाथ में पकड़ा हुआ था, और उसको वो उठा के उसने दोनों हाथों से हवा में उछाल दिया। हैरत वाली बात यह है कि वो जब हवा में गया तो वापस नहीं आया, वो हवा में ही ठहरा रहा है। हवा में ही ठहरा रहा है तो साधु ने दोनों हाथ ऐसे फैला दिए जैसे वो उसको उठाना चाह रहा, और वो हवा में तैरता हुआ वो सर उसके हाथों पे चला गया। उसने उसे हाथों में लिया और अपने सर से ऊपर की तरफ उठाना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने अपने सर से ऊपर किया तो यूँ लगा कि जैसे किसी ने उसको उचक लिया, और मैं चूँकि देख रहा था कि वो क्या चीज़ थी। एक अजीब सा परिंदा था, शायद कोई असेब टाइप चीज़ थी, क्योंकि असेब जो होता है ना वो जानवर होता है, जिन्नात का जानवर होता है, ठीक है, वो जिन नहीं होता, जानवर होता है, जानवर टाइप होता है, बस भूत की बिगड़ी हुई शक्ल होती है वो। तो उसने जो है ना उसको उसकी हैयत ऐसी थी, इसकी लंबी सी चोंच थी, और चोंच के दरमियान में लंबे लंबे दांत थे जो बाहर की तरफ आए हुए थे। उसका सर बिल्कुल गोल अंडे की तरह था, और सर के ऊपर उसकी आंखें थी, लंबी गर्दन थी जैसे गिद्ध की होती है, और उसके पीछे जो है ना एक लंबा सा जिस्म था, और लंबे लंबे अजीब से उसके पर थे जिनकी हलाए बगैर वो हवा में तैर रहा था। उसने एक ऐसे जैसे छुरी उसने उचक ली है। मेरा दिल चाहा था कि मैं इसको जो है ना मस्ती यहाँ से कर सकता था, पकड़ सकता था, लेकिन मुझे ये भी डर था कि अभी मैंने खुद को वाज़ेह नहीं करना, और मुझे इनकी पावर चेक करनी है कि ये इसकी पावर है। इसके साथ ही मैंने उसके साथ मौजूद जो दरख्त था एक चक्कर उसकी तरफ लगाया। दरख्त की शाखों पे जो है उस वक्त वो उसके भेड़ू बैठे हुए थे, जो उनमें से कुछ छोटे छोटे कद के थे, जैसे जिनके सर बिल्कुल गोल और गंजे सर थे, कान उनके लंबे थे, कान के नीचे से जो लोमें थी वो लटक रही थी, उनके हाथ छोटे छोटे थे, लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पे उनके हाथों की उंगलियां बहुत बड़ी बड़ी थी। जिस्म उनके घटे घटे थे, लेकिन उनके पाँव जो थे वो बिल्ली की तरह पाँव बना के बैठे हुए थे, मतलब लंबी टांगें थी उनकी, और पाँव की भी 3-3 उंगलियां थी। वो सारे बैठे हुए थे। मैंने चेक किया उनकी पावर, उनकी वो सारे इसके ग़ुलाम थे, वो इसी के कहने पे जा सकते थे, और इसके अलावा अगर ये मार दिया जाता तो उन्होंने हिलना नहीं था अपनी जगह से, वो आज़ाद हो जाते। मैंने बाकी उसके देखे हुए छोटे बोने थे, वो ऑलरेडी दरख्त की शाखों पे, सारे एक ही शाख पे 100-150 बोना मज़े से बैठे हुए थे, अगले हुक्म के मुंतज़र बैठे हुए हो। तो मैं फिर भी मैं जो है ना, मैंने कहा कि सब्र, मुझे और देख लेते हैं और ये क्या करता है। मुझे अभी मैं देखना चाह रहा था कि इसने पिछली दफ़ा एक पुतला बनाया था जिसके अंदर 9 कीलें ठोकी थी, उस पुतले का क्या किया हुआ है। वो पुतला बदस्तूर वहीं पे पड़ा हुआ था जहाँ मैंने उसको छोड़ा था। इसका मतलब ये था कि अभी तक ये अपने मौक़िफ़ से या अपने काम से एक कदम भी पीछे नहीं हटा। तो मैंने ज़ोर से एक सांस ली कि हाँ सही है कि ये नहीं हटा है, तो अब इसके मदार में अगर दाखिल हुआ जाए तो ये एकदम से सबको कहेगा कि झपट लो। तो हो सकता है इसके उस्ताद ने भी ये हरकत की थी, और इसके आगे दूसरे बंदा जो इसके आगे जो दोनों चेले हैं वो भी इसके साथ है, तो ये कुछ ऐसी हरकत ना कर दे जिससे जो है ना नुकसान होने का अंदेशा हो। मुझे क्योंकि वो याद था कि जब मैं अपने कबीले से नाराज़ होकर निकला था, तो मैं उस वक्त बिल्कुल इतनी ताकत और पावर में नहीं था कि मैं किसी से लड़ झगड़ सकता है, या मुझे अंदाज़ा भी नहीं था इन चीज़ों का। तो मैं कैसे एक जटाधारी जिसके अजीब सी हैयत थी उसके हाथ में आ गया था, और फिर जब मैं मुसलसल लड़ाई झगड़े करता था, काम करने से इनकार करता था, तो मुझे बाकी चीज़ों से मार पड़वाई जाती थी, और फिर तंग आके मेरे पूरे ग्रुप को बोतल समेत किसी और को दे दिया गया तोहफे में। और फिर वहाँ से निकल के मैं जब काशी के पास आया तो मुझे अंदाज़ा था कि काशी के पास रह के मैं अपनी
ताकत जो है ना वो दोबारा बहाल कर सकता हूँ। मुसलसल बुज़ुर्गों के साथ हाज़िरी ने और मुसलसल इबादत ने और मुझे काफ़ी हद तक जो है ना ताकत दे दी थी। लेकिन फिर भी मुझे भी ज़रूरत थी कि मैं इसके साथ ये जो सारी चीज़ें बैठी हैं, अगर इनको हाथ से पकड़ के मरोड़ दूँ तो ये सारे के सारे मारे जाएंगे। लेकिन ऐसा करने से काम हल नहीं होगा। बराह रास्त इसकी क्यों ना जान को निकाल लिया जाए तो सारे मसले हल हो जाएंगे। ये सोच के मैंने सर हिलाया, जैसे मुझे लगा हो कि मैं मुतमिन हो चुका हूँ और मुझे चीज़ों की समझ आ चुकी है। और वाकई ये बात सच्ची थी कि इस चीज़ का हल यही था कि इस साधु को रास्ते से हटा दिया जाए या साधु की ताकत छीन ली जाए, तो ये सारे के सारे मामलात जो है ना वो हल हो जाएंगे। इस चीज़ के लिए मुझे मशवरा करना था। ऐसा नहीं था मेरे पास ताकत नहीं थी, ऐसा नहीं था कि मैं ऐसा कर नहीं सकता था, लेकिन मशवरा करना बहुत ज़रूरी था। और ये छोटी जंग नहीं थी, ये एक बड़ी जंग छिड़ी हुई थी। मैं वहीं से उठता हुआ वापस आया। जब मैं काशी के घर के पास उतरा, फैसल के घर के पास मतलब काशी के पास आया, तो वो उस टाइम फैसल के सर की तरफ बैठा हुआ था और फैसल के खौफ से ये आलम था कि वो बिल्कुल ख़ुद को सुकेड़ के बैठा हुआ था। मैंने उसे कहा कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हमें इस की जो साधु की जो ताकत है ना उसको किसी तरह से ना गायब करना है, और उसकी ताकत जो है ना वो मैं पता करके आ गया हूँ कहाँ पे है। तो बताओ क्या तुम लोग तैयार हो इसके करने के लिए? तो मैंने कहा कि काशी ने कहा कि ठीक है, हम इसको ख़त्म कर लेते हैं। अब क्या हुआ कि मैंने फैसल से कहा कि आप अभी उठो और मेरे साथ चलो, तो हम आज ही इस पे ऊपर ना काम शुरू करते हैं। मतलब काशी को मैंने कहा और काशी ने फैसल से कहा। तो फैसल पहले डर रहा था, घबरा रहा था कि नहीं मैं नहीं जाऊँगा। उसने जब कज़नों की तरफ देखा वो भी भाग गए, क्योंकि वो ऑलरेडी पहले एक दफ़ा मुसीबत झेल चुके थे। तो उसके भाई ने कहा कि हाँ चलो मैं साथ चलता हूँ। तो ये लोग गाड़ी में बैठ गए और जहाँ मैंने बताया था उस तरफ को चलना शुरू कर दिया। शहर से बाहर एक पुराना कब्रिस्तान था जिसका जिक्र पिछली कहानी में भी हो चुका है। अब लोग उसकी तरफ बढ़ रहे थे और मैंने काशी से कह दिया कि अपने सामान पानी शानी ये वो चीज़ें अपने साथ रख लेना, ये बराबर हमें चिला करना पड़ेगा। इसमें 1 दिन भी लग सकता है और इसमें 7 दिन भी लग सकते हैं। उस चिले के दौरान जो है ना हम साधु की जो पाप मामलात तो ऐसे थे, बाज़ दफ़ा दुनिया में कुछ ऐसी हकीकतें या ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जिनको दिल मानने को तस्लीम नहीं करता, लेकिन ये मामलात ऐसे थे कि इनको तो करना पड़ना ही था। हम जब कब्रिस्तान में दाखिल हो रहे थे तो गालबन असर के बाद का टाइम था। तो मेरे बताई गई जगह पे जाके काशी ने कहा कि यहाँ बैठ जाओ। तो फैसल ने हैरत से काशी के मुंह की तरफ देखा कि यहाँ पे मतलब एक बड़ा सा दरख्त है, उस दरख्त के साथ तकरीबन 100 से ज़्यादा कब्रें हैं और वहाँ से आगे एक चबूतरा है और उस चबूतरे के साथ एक पुराना सा खंडर नुमा वो दरार सी पड़ी है, वहाँ पे बैठना है इतनी खौफनाक जगह पे। और फैसल तो घबरा गया और उसके भाई ने भी हैरत से कहना कि काशी भाई ये किसी बुज़ुर्ग के बगैर, किसी उस्ताद के बगैर हम यहाँ पे बैठेंगे, या किसी को तो बता के आना चाहिए था यार, ये इस तरह तो नुकसान होगा। यूँ लगता जैसे वो तैयार नहीं है। काशी ने मुस्कुरा के उन दोनों को देखा और कहा कि जो कुछ देख रहे हो वो क्या इससे कम है? तो तुम लोगों को क्या लगता है कि ये मसला हल हो जाएगा? तो फिर ठीक है मैं चला जाता हूँ, तुम लोगों को घर छोड़ता हूँ, तुम लोग खुद ही अपना ये मसला हल कर लो, मुझे फिर क्यों यार बार बार फ़ोन कर रहे हो? ठीक है, लेकिन जो करना है वो तो करना ही पड़ेगा। ये बात करके काशी ने फ़ोन निकाल के किसी से फ़ोन पे बात की और उससे थोड़ी बहुत बातें करने में उसने कहा कि हाँ ठीक है तुम लोग शुरू करो। मुझे तो पता था कि वो उसने बात अपने बहुत करीबी अजीज़ दोस्त से की है, अहमद भाई से की है, तो मुझे तो पता चल गया था। लेकिन अब वो दोनों इसका मुँह तहरे से देख रहे थे। काशी ने कहा कि हम यहाँ पे आ गए, अब जो मुझे बताया जाएगा उसके ऊपर अमल करोगे और मजबूती से अमल करोगे तो अल्लाह पाक खैर करेगा, मसला हल हो जाएगा। वो हैरत से देख रहे थे कि यार पता नहीं अब आगे होने क्या जा रहा है। मैंने उसे कहा कि ज़मीन पे गोल दायरा लगवाओ और बड़ा लगवाना जिसका गैप ज़्यादा हो। मेरी बात सुन के काशी हैरत से मेरा मुंह देखने लग गया। क्यों, ऐसा क्यों?